ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी आईटीआई फर्स्ट ईयर 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज पार्ट 34 सॉल्व करेंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा 331 है। एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? ठीक, ऑप्शन ए दिया है बल को नियंत्रित करना, बी दिया है विचलन बल, सी दिया है वायु घर्षण मंदन, डी दिया है भंवर धारा मंदन। ठीक, तो ये कह रहा था कि कोई हमारा उपकरण है, ठीक, जैसे ये दिया है, इसमें संकेतक है, संकेतक को शून्य से स्थानांतरित करने के लिए इसको बोलते हैं संकेतक। संकेतक, ठीक, शून्य से स्थानांतरित करने के लिए मतलब आगे की तरफ बढ़ाने के लिए किस बल की आवश्यकता होगी? तो इसको बोलते हैं विचलन बल। विचलन बल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 331 का ऑप्शन बी। और किसी भी उपकरण में कितने प्रकार के बल लगते हैं? 3 प्रकार के। ठीक, जैसे ये दिया हुआ है 0 1 2 3। इसमें देखिए ये संकेतक है, एक तो हमको ले जाता है आगे की तरफ जिसको विचलन बोलते हैं, एक अगर संकेतक यहाँ पे है तो इसको पीछे की ओर ले जाएगा तो इसको बोलेंगे कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रित, नियंत्रित बल। ठीक, एक जब सुई बीच में आती है आगे की तरफ बढ़ती है, जहाँ रुकती है वहाँ कंपन करती है, उसको कंपन को कम करने के लिए हम एक प्रकार का बल लगता है जिसको बोलते हैं अवमंदन। अवमंदन मतलब कि डैम्पिंग। 3 प्रकार के बल लगते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछ रहा था शून्य से आगे की ओर स्थानांतरित करने के लिए कौन सा बल लगेगा? तो विचलन बल। 331 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 331 का ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 332 है हमारा। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कोई गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक के साथ जो उपकरण उपयोग करेंगे वो कौन सी स्थिति में हमेशा रहेगा? तो ऑप्शन ए दिया है किसी भी स्थिति में, बी दिया है वर्टिकल पोजीशन में, सी दिया है झुकी हुई स्थिति में, डी दिया है क्षैतिज स्थिति में। तो ये ऐसे उपकरण हो गया हमारा, अभी देखे थे हम, ये संकेतक हो गया। ठीक, तो इसमें कंट्रोलिंग जो टार्क हमने बताया था जो शून्य की तरफ लाती है, कंट्रोलिंग टार्क वो 2 प्रकार से यूज करते हैं, एक स्प्रिंग के द्वारा और एक भार के द्वारा, भार लटका के। ठीक, तो भार वाले को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण, जो कि ऑप्शन में पूछ रहा था क्वेश्चन में, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण। तो इसमें जब भी हम गुरुत्वाकर्षण द्वारा नियंत्रण करेंगे भार के द्वारा, तो हमारा जो उपकरण होगा, इसमें पूछ रहा है उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी होगी? तो हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिति में होनी चाहिए। ठीक, जब भी गुरुत्वाकर्षण द्वारा नियंत्रित करेंगे, कंट्रोलिंग टार्क लगाएंगे, तो हमारा जो उपकरण है वो वर्टिकल पोजीशन में रहेगा। अगर यहाँ हम यही स्प्रिंग द्वारा करते तो किसी भी पोजीशन में ऑप्शन सही होता। ठीक, तो 332 का हमारा बी सही हो जाएगा, किसी भी ऊर्ध्वाधर स्थिति में। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 333। पैमाने का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ स्केल? ये जो दिया गया है चित्र में, इसका नेम पूछ रहा है कि नेम क्या है। ठीक, इसका नेम, तो ऑप्शन दिया है रैखिक पैमाना, मोटा पैमाना पर, विस्तारित पैमाना, ठीक, गैर रेखीय पैमाना। तो ये अगर देखिए जब भी 1 2 3 4 5 जैसे ये दिया है, देखिए 0 1 2 3 4, इसमें मान एक एक बढ़ रहा है तो दूरी समान बढ़ रही है। ठीक, तो इसको रेखिक, रेखिक बोलते हैं, रेखिक। अगर देखिए दूसरा हम बना रहे हैं, जैसे ये है 1 2 और यहाँ ऐसे ऐसे नज़दीक ला दिए। ठीक, यहाँ 0 है, 1 है, यहाँ 2 10 50। ठीक, तो इधर क्या है, इधर ज़्यादा स्पेस है और इधर कम स्पेस है, तो इसको क्या बोलेंगे? गैर रेखी, गैर रेखी। तो इसी तरह से ये चित्र है, यहाँ सघन है, यहाँ विरल है। तो ये जो हमारा चित्र में पैमाना दिया गया है 333 का, ऑप्शन डी सही होगा, गैर रेखीय पैमाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 334। इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है? ठीक, तो इसमें बोला था इंस्ट्रूमेंट स्थिति की गलत, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हमारा है
उसकी रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि। ए दिया है उपकरण टूट, बी दिया है मानक टूट, सी दिया है प्रभाव टूट, डी दिया है स्विचिंग त्रुटि। ठीक, तो जब भी हमारा उपकरण की गलत स्थिति के कारण जो त्रुटि होता है उसको हम बोलते हैं उपकरण त्रुटि। डिवाइस एरर, अगर मान लो ये ऑप्शन ए सही होगा, उपकरण की गलत स्थिति के कारण जो रीडिंग गलत होगी उसको क्या बोलेंगे, उपकरण त्रुटि। इसमें किस कारण उपकरण में क्या क्या त्रुटि हो सकता है, कोई मैकेनिज्म घिस जाएगा, घर्षण के कारण कोई टूट गया स्प्रिंग, तो ये क्या हो जाएगा, उपकरण त्रुटि। 334 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 335। 335 नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर 1 ओम बिलो 1 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू एक्यूरेटली। ठीक, ऑप्शन ए दिया है मेगा ओम मीटर, बी दिया है मल्टीमीटर, सी दिया है आपका शंट टाइपोमीटर, डी दिया है श्रृंखला प्रकारोमीटर। ठीक, तो क्या कर रहा था, ये हमारा कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 ओम या 1 ओम से नीचे मतलब 1 माइक्रोम अगर हो गया, इसको मापने के लिए किस प्रकार के ओम मीटर का प्रयोग करेंगे। तो जब भी 1 ओम से कम मान करेंगे तो शंट टाइप ओम मीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब जान लेते हैं क्या होता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर किसको बोलते हैं, जो हमारा करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस मापे तीनों को, उसको बोलते हैं मल्टीमीटर। ठीक, इसके द्वारा हम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों का मान माप सकते हैं। अब मेगा ओम मीटर क्या होता है, इसमें हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापते हैं, जैसे 10⁻6 ओम। हाई रेजिस्टेंस मापने के लिए या तो कहेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए मेगा ओम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या कहा था, 1 ओम से कम प्रतिरोध मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे, शंट टाइप ओम मीटर, ऑप्शन सी। 335 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 336। उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है। उच्च ओमिक मान प्राप्त करें, अतिरिक्त वोल्टेज जमीन पर पास करें, नहीं। अतिरिक्त धारा जमीन से डालने हेतु, नहीं। दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करें। तो ये क्या कर रहा है, जो व्हाट इज द पर्पज ऑफ थर्ड टर्मिनल प्रोवाइडेड इन एडवांस्ड मेगा ओम मीटर। ठीक, जो तीसरा टर्मिनल है उसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका क्या कारण है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करें। 336 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 337। इसमें क्या कह रहा है, शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ शंट रेजिस्टेंस मटेरियल। ये जो चित्र में दिखाया गया है शंट, ये कह रहा है कि शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम, इसका नाम क्या है, किस चीज का बना हुआ होता है शंट। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है तांबा, बी दिया है यूरेका, सी दिया है नाइक्रोम, डी दिया है मैग्नीन। तो हम जानते हैं शंट जो इस्तेमाल किया जाता है वो मैग्नीन का, किसका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए मैग्नीन। मैग्नीन कहीं क्यों बनाते हैं कि उसका, क्योंकि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक का मान कम होता है, कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। ठीक, इसका रेजिस्टेंस नहीं बदलता है, इसीलिए मैग्नीन का इस्तेमाल शंट बनाने में, शंट प्रतिरोध का में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कॉपर, जानते हैं क्या होता है, कॉपर एक कंडक्टर है। ठीक, कंडक्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये नाइक्रोम क्या होता है, नाइक्रोम का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, हीटिंग एलिमेंट में करते हैं, हीटर में नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। नाइक्रोम मिश्र धातु है किसका, निकिल प्लस क्रोमियम का मिलके बना होता है नाइक्रोम। ठीक, यूरेका क्या होता है आपका,
यूरेका निकिल प्लस कॉपर, कॉपर का बना होता है यूरेका। इसका यूरेका क्या होता है, निकिल प्लस कॉपर का बना होता है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, संट प्रतिरोध किसका बना होता है, ठीक। तो किसका बना होगा, ऑप्शन नंबर डी 337 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मैग्नीन का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 338। चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है। तो इसमें करा है जो व्हाट इज द रीजन फॉर द मूविंग कॉइल मीटर हैविंग यूनिफॉर्म स्केल, ठीक। ऑप्शन ए दिया है हमारा विचलन बलागुण धारा के अनुक्रमानुपाती, बी दिया है विचलन बलागुण धारा के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन सी विचलन बलागुण धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन डी दिया है विचलन बलागुण धारा के वर्ग के समानुपाती। तो इसमें क्या कर रहा था, देखिए ऑप्शन ए क्या दिया था, विचलन बलागुण जो है धारा के वर्ग के, विचलन बलागुण धारा के अनुक्रमानुपाती मतलब टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और बी क्या बोला था, डिफ्लेक्टिंग टार्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक। टी इज डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली बोल रहा है 1/i, ठीक। और तीसरा क्या बोल रहा था, इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर मतलब 1/i का स्क्वायर। चौथा क्या बोला था कि डिफ्लेक्टिंग टार्क की स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मतलब आई का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या पूछ रहा था, मूवी कॉइल का जो मीटर है वो एक समान रीडिंग क्यों देता है। देखिए अब इसमें अगर इसका मान 1 रखेंगे तो ए 1 होगा, ठीक। अगर इसका मान आई का मान अगर हम 1 रखेंगे तो इसका मान क्या होगा, अगर 1 मान लीजिए इसका मान 2 रखे, ये दो लेते हैं, 2 लेते हैं, ठीक। आई का मान अगर इसका 2 इसका भी 2, अगर इसमें आई का मान 2 रखेंगे तो इसका क्या मान आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, 0.5। तो इसका मान बराबर नहीं हुआ स्केल, इसमें क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 2 रखेंगे 1/4 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, चौथा स्क्वायर है, अगर आई का मान 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, तेजी से भाग जाएगा पैमाना। तो इसमें क्या हुआ, 2 रखे 2, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विचलन बलागुण धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या मूविंग कॉइल मीटर हैविंग यूनिफॉर्म स्केल में क्या होगा, विचलन बलागुण धारा के अनुपातिक होता है, ठीक। आप 338 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 339, ठीक। 339 क्या कह रहा है, यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है, विच ईरर इफ द एनर्जी मीटर डिस्क रोटेटिंग कंटिन्यूअसली ऑन नो लोड। ए दिया है स्पीड ईरर, बी दिया है फेज ईरर, सी दिया है फ्रैक्शन ईरर, डी दिया है रेंगने की त्रुटि, ठीक। तो ये क्या बोल रहा था कि एनर्जी मीटर अगर बिना लोड के लगातार घूमती हो तो कौन सी त्रुटि होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिम्पिंग ईरर, रेंगने की त्रुटि, ठीक। तो ये क्या होता है कि अगर मान लो हमारा मीटर है, ठीक, हमारा एनर्जी मीटर है, इसमें डिस्क लगा होता है, ठीक। तो डिस्क क्या करते हैं, अगर हम वोल्टेज दे दिया और इस पे लोड नहीं है एनर्जी मीटर पे, फिर भी हमारा ये डिस्क घूमता रहता है, ठीक, रोटेट करता है थोड़ा थोड़ा, हाई वोल्टेज अगर दे दिए तो रोटेट करेगा वो, इसमें इसको बोलते हैं, उसको क्यों ऐसा होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्रिम्पिंग ईरर। इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, जो एल्युमिनियम की डिस्क होती है इसके विकर्ण में हम छेद करते हैं, ठीक, सामने छेद कर देंगे जिससे क्रिम्पिंग ईरर हमारा दूर हो जाएगा, ठीक। 339 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्रिम्पिंग ईरर। जब भी हमारा डिस्क बिना लोड के घूमेगी एनर्जी मीटर का तो हमारा क्रिम्पिंग ईरर कहलाएगा। उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, एल्युमिनियम डिस्क पर हम लोग छेद करते हैं 2 ठो। अब 340, यदि सीटी का द्वितीय खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सीटी इफ इट सेकेंडरी इज केप्ट ओपन। ऑप्शन ए दिया है सीटी की प्राइमरी कुंडली जल जाएगी,
बी दिया है वोल्ट एम्पियर क्षमता बढ़ जाएगा, सी दिया है वोल्ट एम्पियर क्षमता बढ़ जाती है, डी दिया है सीटी की द्वितीयक कुंडली जल जाएगी। तो ये पहले आप लोग जान लीजिए सीटी किसको बोलते हैं, सीटी करंट ट्रांसफार्मर को बोलते हैं। ठीक, ये जो सीटी पूछा था मतलब करंट ट्रांसफार्मर को हम लोग सीटी बोलते हैं। अगर सीटी का द्वितीयक, सीटी में क्या होता है प्राइमरी में एक या दो, एक ऐसे रहता है। ठीक, प्राइमरी सिरा सीरीज में जुड़ा होता है लाइन के। इसके बाद यहाँ जैसे मान लीजिए ऐसे रहता है सीटी, ये कोई कोर हो गया, इसमें प्राइमरी कॉइल ये हो गई, एक फेरा रहता है और सेकेंडरी कॉइल में बहुत ज़्यादा सिरा रहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें करंट का मान ज़्यादा वोल्टेज कम रहता है और सेकेंडरी में वोल्टेज बहुत हाई रहता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा था अगर सेकेंडरी ओपन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो जब सेकेंडरी ओपन होगा तो हमारा, क्योंकि ये सीटी का द्वितीय कुंडली क्या होगा, सीटी का द्वितीय कुंडली जल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों जलेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फेरे हैं, इसमें वोल्टेज हाई जनरेट होगा। ठीक, जिसके कारण स्पार्क होके जल जाएगी, सेकेंडरी कॉइल बर्न हो जाएगी। ठीक, 340 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यदि सीटी का सेकेंडरी ओपन होगा तो सेकेंडरी कॉइल सीटी की जल जाएगी और मनुष्य को भी खतरा हो सकता है जो वहाँ काम कर रहा होगा। ठीक, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में।